नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी न्यूज़ या अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वहीं अगली खबर नोएडा के प्रीति यादव हत्याकांड के बारे में है, जिसका खुलासा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस के तौर पर किया है। हत्यारे ने पहचान मिटाने के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस की विस्तृत जांच से अपराधी पकड़ा गया। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। नोएडा पुलिस की इतनी तगड़ी मेहनत के बाद यह केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 5,000 सीसीटीवी कैमरे और 1,100 गाड़ियां चेक की। लगभग 60 से 70,000 फोन पर सर्विलांस पर लगाए गए और इस काम में 100 पुलिस कर्मियों, जिसमें 60 सब इंस्पेक्टर शामिल थे, इत्यादि टीमों को लगाई गई। फिर आखिरकार 100 की बरामदगी और पहचान कैसे हुआ, आइए देखते हैं। 5 नवंबर को नोएडा सेक्टर 82 में एक नाले में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। हत्यारे ने महिला की पहचान मिटाने के लिए उसका सिर और हाथ की कलाइयां काट दी। अब आखिरकार इस पहचान का सुराग कैसे मिला? हत्यारा इतना साथी था कि महिला के पैर काटना भूल गया था। महिला ने अपने पैरों में बिछिया पहनी हुई थी, जो पुलिस की महिला की पहचान करने में काफी मुख्य भूमिका निभाई। और पीड़िता महिला की पहचान नोएडा के बरौला की रहने वाली प्रीति यादव के रूप में हुई और हत्यारा, जिसका नाम मोनू सोलंकी बताया जा रहा है, जो बरौला का ही रहने वाला। अब इस सब सुनने के बाद आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि आखिरकार इस हत्या का कारण क्या था। मोनू सोलंकी की मां और प्रीति यादव एक जींस फैक्ट्री में काम करती थी। मोनू का अपनी मां की सहेली प्रीति के साथ अवैध संबंध, जिसको फिजिकल रिलेशन बोलते हैं, वो अंदर अंदर ही शुरू हो गया। दोनों शादीशुदा थे और दोनों के दो दो बच्चे भी थे। फिर क्या था, यह सब कांड होने के बाद प्रीति यादव मोनू सोलंकी पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। जब उसने इनकार किया तो प्रीति ने उनसे 4 से 5 लाख की मांग की कि अगर मुझे टाइम पर पैसे नहीं मिले तो मैं सबसे जाकर यह बता दूंगी कि आखिरकार तुमने मेरा शोषण किया। फिर बात इतनी बढ़ गई कि यह एक कहानी हत्या के रूप में परिवर्तित हो गई। आखिरकार हत्या की वजह क्या थी? प्रीति ने मोनू को धमकी दी, अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसकी दोनों बेटियों को धंधे पर लगा देगा। यह बात मोनू को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके इतना गुस्सा आया कि उसने प्रीति की हत्या की योजना बना डाली। फिर उसने मन ही मन हत्या का अंजाम देने की पूरा ठान लिया कि आखिरकार इसको किसी न किसी तरह से मुझे खत्म करना ही है। फिर क्या था, मोनू सोलंकी बस ड्राइवर था, जो कि 5 नवंबर को प्रीति यादव को बहला फुसलाकर अपनी एसी बस में सेक्टर 82 में बस खड़ी करके जब उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो प्रीति ने फिर उसकी बेटियों को लेकर धमकाया, तो मोनू ने गड़ासे से प्रीति का गला काट दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए मोनू ने सिर और हाथ दोनों की कलाइयों को इसलिए काटा ताकि पुलिस फिंगरप्रिंट या चेहरे से पहचान न कर पाए। फिर क्या था, मोनू के मन में इतनी क्रूरता जागृत हो गई कि 100 को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसके धड़ को नाले में फेंक दिया। सिर और कलाई को एक झोले में लेकर वह करीब 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद सिद्धार्थ बिहार गया, जहां उसने बस के टायर के नीचे उन्हें कुचलकर रेलवे स्टेशन के पास फेंक। आखिरकार इतना बर्बरता किसी मनुष्य के अंदर कैसे हो सकता है कि उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया और एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना घटित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से गुजरने वाली संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक किया, जिसमें मोनू सोलंकी की बस भी शामिल थी, और लोकल पुलिस की जांच से मोनू और प्रीति के संबंध का पता चला। फिर जांच के दौरान प्रीति ने उसकी लाश के पैरों पर पहनी हुई वो जो उसका बिछिया जिसको बोलते हैं, उसकी पहचान कर लिया, और इस घटना का मुख्य किरदार जो था, उसका पैर का जो बिछिया होता है वही था। उसी से उसकी लाश की पहचान हो पाई। फिर क्या था, मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फिर क्या था, दिल्ली पुलिस को तो इसके लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी कड़ी मेहनत और मशक्क़त की। और पुलिस अधीक्षक वहाँ के जितने भी डीआईजी और स्पेशलिस्ट कमांडेंट थे, जितने भी फॉरेंसिक की टीम थी, लगातार निगाहें बनाई हुई थी कि आखिर इसे पकड़ा जाए तो कैसे। फिर क्या था, सीसीटीवी कैमरे चेक होने के बाद पता चला कि आखिरकार हत्यारा कौन है। आइए वीडियो में हम आगे देखते हैं कि इसके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक और वहाँ के जो मेहनतकारी हैं उनका इसके विषय में क्या बयान है।
गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्पलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। मैम, CP मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस और हमारे ज्वाइंट CP LO साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटना स्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहां जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है और जो वहां पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहां से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जींस की, जहां पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी। चूंकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नजदीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीजें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो, 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही। और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं न कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य